अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बेसिकली आइडेंटिफाई करने कुछ हमारे पास अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक एंड ट्राइग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे क्वेश्चन के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्या क्या हमारे पास पहचान होती है। बुक में भी आपको डिटेल में बताया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ही एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ पहचानना है फंक्शन को देख के। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो, हमारे पास y इक्वल y लिखा हो या एफ ऑफ एक्स लिखा हो, दोनों हमारे पास, हम y को लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के, तो कोई भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास इस तरफ इन द फॉर्म ऑफ x दिया होगा, y हमारे पास देखो x की पावर 2 है और हमारे पास बीच में ऑपरेशन आ रहे हो x की पावर 1, यानी कि x की पावर हमारे पास कोई भी इंटीजर दी हो, साथ में कांस्टेंट टर्म हो और कुछ ऑपरेशन हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, और एक इसी से हमारे पास दूसरे टर्म आती है पोलिनोमियल, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र नहीं, हमने जनरल बता देना कि अलजेब्रिक फंक्शन है। साथ ही साथ दूसरे पे आ जाते हैं, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर हो टेन इनवर्स ऑफ एक्स के। ठीक है, तो इनवर्स हमारे पास एक तो है, और टेंजेंट थीटा हो या हमारे पास साइन एक्स या कॉज एक्स हो, वो तो हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। आपको पता है 6 टाइप ऑफ हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े हैं पिछली क्लासों में। तो हमारे पास अगर इनवर्स लिखा हो ऊपर, हमारे पास टेन इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो या कॉज इनवर्स हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सिंपल इज दैट। हमारे पास 3 में देखो y इक्वल है, अब यहाँ पर y से हम नहीं पहचानते, हम जो इन द फॉर्म ऑफ x दिया हुआ फंक्शन उससे पहचानते हैं। ठीक है, अब 2 की पावर x प्लस 1 है, तो अब ये देख लो कि हमारे पास कांस्टेंट की पावर दी हुई है, कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे 1 हो, 2 हो या e की पावर हो, कोई भी हमारे पास वेरिएबल पावर में हो और कांस्टेंट की पावर हो, तो हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ e की पावर को बोलते हैं कि वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। ऐसा नहीं, हमारे पास यहाँ पर a भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि e इटसेल्फ हमारे पास e की वैल्यू क्या होती है, e हमारे पास बराबर होता है 2.71 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, यानी कांस्टेंट हमारे पास e है। ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी पावर कोई वेरिएबल आ जाए तो एक्सपोनेंशियल कहेंगे। राइट, तो हम अगला देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पे 4 y इक्वल है लॉग बेस उसकी है लॉग ऑफ x प्लस 2 विद बेस हमारे पास क्या है 5। अब कोई भी बेस हो हमारे पास, इन शॉर्ट आपके पास अगर ln लिखा हो या log लिखा हो, तो आप इसी से पहचान सकते हैं कि हमारे पास वो लोगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आगे जाके भी हम देखेंगे कि हमारे पास ये देखो, ये चीज़ हमारे पास वैल्यू कहलाती है, नंबर कहलाता है, ये बेस है और ये लॉग है। और हमारे पास अगर साइन के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में हो, लेकिन हम इसको तब भी क्या कहेंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक ही कहेंगे। मैंने पीछे बताया कि साइन एक्स हो, साइन थीटा लिखा हो, बस वो वेरिएबल हमारे पास क्या है, जो इसका एंगल है वो हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लिखा हुआ है, तो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखो अगेन ये चीज़ आ गई, अगर यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होना, e की पावर साइन एक्स है, देखो पावर किसकी है, कांस्टेंट की पावर। अब ये हम ऐसा क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। ठीक है, साइन ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये नहीं अब इसको ट्राइग्नोमेट्रिक का हो। ठीक है, तो तब भी एक्सपोनेंशियल ही कहलाएगा। पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ए की पावर आ रहा है। ठीक है, अगर साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ए लिखा हो तो हम कहेंगे वो ट्राइग्नोमेट्रिक है, लेकिन अगर पावर में लिखा हो, कांस्टेंट की पावर है ना, तो हम एक्सपोनेंशियल कहेंगे इसको। तो जो फंक्शन को पहचानने का तरीका है वो ज़रा सीखना है इसमें। अब यहाँ पर दो तरीके से इस तरह इसको लिख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, जिसे यही टर्म हमने ऊपर और नीचे लिखे हो, हम पर्टिकुलर तो इसको रेशनल फंक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशनल फंक्शन का ऊपर कहा नहीं है, तो हम इसको सिर्फ ये अलजेब्रिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में आ जाए, आप इसको अलजेब्रिक लिख लो या रेशनल लिख लो, दोनों ही सही है। लेकिन इसमें से बेस्ट अगर आंसर क्या है ये पूछा जाए, कि बच्चा पूछे कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको एमसीक्यूज में आ जाए, ए में आपके रेशनल दिया हुआ है, बी में आपको अलजेब्रिक दिया हुआ है, सी में मान लो कुछ भी दिया हुआ है, लॉग दिया हुआ है या आपको ट्राइग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में ए एंड बी का है। तो ए एंड बी तो हमारे पास ये दोनों, ये रेशनल भी कह सकते हैं इसको और अलजेब्रिक भी कह सकते हैं। रेशनल में क्या, एक हमारे पास पी ऑफ एक्स दिया होता है, नीचे हमारे पास क्यू ऑफ एक्स दिया होता है। ठीक है, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स बेसिकली हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन ही होते हैं। तो हमारे पास इस तरह अपॉन फॉर्म में दिया, तो हम शॉर्टकट क्या कह लेते हैं, ये क्या है, हमारे पास रेशनल फंक्शन है। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर बात करें तो रेशनल है, अगर आप इन जनरल कहें तो अलजेब्रिक ही है, ये भी अलजेब्रिक है। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन हमारे पास सेक एक्स। अगेन वही चीज़ आ गया हमारे पास, दिया तो हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक है, ठीक है, लेकिन हमारे पास रेशनल में आ गया है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, तो हम इसको अगर बेस्ट ऑप्शन आप पूछे तो रेशनल है, वरना अगर ऑप्शन में आपको एमसीक्यूज में आ जाए ट्राइग्नोमेट्रिक तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो दोनों ही मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट ऑप्शन रेशनल है, वरना हमारे पास इसको ट्राइग्नोमेट्रिक कहेंगे। तो इस तरीके से भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पर इंतखाब किसका करेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन होगा। y इक्वल है log a साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर log को पहले हम देखा कर पढ़ने में आएगा, तो log ऑफ ये log बेस a है और उसका जो वेरिएबल है मान लो साइन x है, साइन x आप इस समझ लो यहाँ पर इनपुट है, ठीक है। तो हम बेस्ट हमारे पास क्या है, इसका लॉगरिथम फंक्शन बनेगा ये, क्योंकि शुरू में log आ रहा है। अच्छा, कोसेक इनवर्स यानी कि हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक और इनवर्स आ रहा है, तो इनको कहते हैं इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास आगे आ जाते हैं टेंजेंट एक्स, ठीक है। टेंजेंट एक्स हमारे पास क्या है, अगेन दोनों ही ट्राइग्नोमेट्रिक, हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, रेशोज दिए हुए, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर ये रेशनल भी है और अलजेब्रिक भी है, क्योंकि ऊपर हमारे पास एक्स है डिवाइड बाई x+3 है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इज रेशनल, अदरवाइज आप अलजेब्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं। आपके पास अभी रेशनल की बात नहीं कर रहा, रेशनल मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। आपकी अगर बुक के लिहाज से देखा जाए तो अलजेब्रिक है, रेशनल की बात नहीं की गई बुक में भी, तो मैंने इसी तरह लिखवा दिया। आगे देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास इसके क्या पार्ट्स दिए हैं। तो हमारे पास लास्ट कुछ पार्ट्स है, साइन हाइपरबोलिक एस, ठीक है। साइन एच एक्स भी बढ़ते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो हाइपरबोलिक फंक्शन इसका मतलब जहाँ पर एच दिख रहा है। अच्छा, लॉग यानी एल एन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। शुरू में एल एन आ रहा है या लॉग आ रहा है तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन ही खिलाएगा। टेंजेंट एच इनवर्स एक्स, ठीक है, यानी टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स है तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन बनेगा ये। लास्ट में हमारे पास y इक्वल है cos इनवर्स ln x। अब ln x को देख के कंफ्यूज नहीं होना, आपने शुरू में देखना, शुरू में क्या दिया हुआ है आपको, cos इनवर्स दिया हुआ है यानी इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक है ये, तो इसका आउटपुट इनपुट समझ लो ना आपने, या cos इनवर्स थीटा दिया हो सकता है, cos इनवर्स x दिया होता है, आप cos इनवर्स आपको ln x दिया है तो ln x तो उसका इनपुट हो गया। तो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, cos इनवर्स है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड में हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है, आइडेंटिफाई वेदर y इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इससे पहले हम इसकी जो है कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं, बुक में हमारे पास डिफाइन किया गया, मैं वहीं से ही आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए मैं वहीं से आपको रीड करा देता हूँ। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। एन एक्सप्लिसिट फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच dependent variable y can be written explicitly in only in term of independent variable। मतलब क्या, हमारे पास y जो है हम इसको explicitly इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर लिखना, यानी y को हम आइसोलेट कर ले, y को हम इन टर्म ऑफ x लिख ले, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास x होता है, तो अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकती है, y इक्वल है x-1, ठीक है। यहाँ पर y को हमने आइसोलेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है, और बाकी जो इतनी भी टर्म्स होंगी, चाहे कांस्टेंट हो हमारे पास, प्लस माइनस में 1 हो, x हो, वो सारी अगली तरफ होंगी, ठीक है। तो इसमें y इक्वल टू ई पावर x प्लस साइन x भी आ सकता है, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ x, ठीक है। और y को हम अलग लिखे, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में इसका उलट होगा, हमारे पास अ फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन नॉट बी एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो हम दोनों को क्या होगा, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स होंगे आपस में, आप इसको अलग अलग नहीं लिख सकते। y कैन नॉट बी एक्सप्रेस आइसोलेटली, आइसोलेट मतलब अलग से अलग कर लेना, आइसोलेट का मतलब क्या होता है, हम अलग नहीं लिख सकते। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को दे रहे, देखें यहाँ पर y जो है इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। y इम्प्लिसिट होगा क्योंकि y को हम अलग करेंगे तो हमारे पास x भी साथ आएगा, ठीक है। यानी ये टर्म इधर ले जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x को और y को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके के फंक्शन को हम कह देंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। साथ ही हम आगे देख लेते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है पैरामीट्रिक फंक्शन का, यहाँ से हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर वहाँ पर हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंट पैरामेट्रिकली बाय एक्सप्रेसिंग द बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर सच एज t। अब इसमें मतलब क्या, हमारे पास जो भी हमारे पास x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसको हम एक्सप्रेस करें किसी तीसरे वेरिएबल, वेरिएबल तो नहीं कह सकता मैं, अल्फ़ाबेट कहूँगा क्योंकि ये वेरिएबल नहीं होगा, इसको हम कहेंगे जैसे x को हमने इक्वेट कराया हुआ है
किसी दूसरे अल्फ़ाबेट टी पर, यानी x इज इक्वल टू कॉस टी है और y इज इक्वल टू साइन टी है। अभी हमारे पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल तो है, लेकिन हम इसको किसी और अल्फ़ाबेट टी के साथ लिखें या थीटा के साथ लिखें तो इस तरह हम ये कहेंगे कि वो पैरामीट्रिक फंक्शन होगा, यहाँ पर टी एज अ पैरामीटर यूज़ होगा। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये भी हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हम इसको इस तरीके से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये दोनों असल में एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ से हम फंक्शन को सॉल्व करते तो वो ऐसा हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन रही है। ये आगे जाके हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे। हम आगे जाके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करना है वेदर द y इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फंक्शन दिए हुए। अब यहाँ पर सिंपली आपने ये देख लेना है कि y को हम अलग लिख रहे हैं या लिख सकते हैं। तो हमें तो आइडेंटिफाई करना, इस पर सॉल्व करना नहीं है, वरना ऐसे क्वेश्चन भी हम इसको इम्प्लिसिट गिवन हो हम इसको एक्सप्लिसिट बना सकते हो। ठीक है, वो हमारे पास मिक्स दिया होता है लेकिन वो बन सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ देखना है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7 इक्वल टू 0 वाई अलहदा नहीं लिखा है तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने को नहीं बोला, हमें जिस तरह दिया उसी तरह पहचानना है। यहाँ पे y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y हमारे पास आइसोलेट किया गया है, y को इन द फॉर्म ऑफ x गिवन है, इन द टर्म ऑफ x गिवन है। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास मिक्स ही दिख रहे हैं, y के साथ मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इंटू एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 5y, यानी ये मिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ नहीं, एक तरफ हमारे पास y है, दूसरी तरफ सिर्फ x की टर्म्स हो। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे एक्सप्लिसिट। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पार्ट्स रह गए हैं, यहाँ से वो देख लेते हैं। फिर हमारे पास इसको अगर आप देख के अंदाज़ा लगाए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स और वाई की टर्म आ रही है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पर वाई इक्वल है एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पर देखो सिर्फ एक तरफ एक्स है और वाई को आइसोलेट कर रहे हैं, वाई के साथ कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, ना एक्स ना ही कोई हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म, तो हम कहेंगे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पर देखो एक्स अपॉन वाई आ गया और यहाँ पर भी 3x³ y माइनस 5 इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ग्राफ प्लॉटिंग है। ग्राफ प्लॉटिंग हम किस तरह करते हैं हम ये देखेंगे। जैसे ग्राफ बनाना तो हमने सीखा था क्लास 9 में, लेकिन वो लीनियर ग्राफ होते थे। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा क्वाड्रेटिक ग्राफ भी आ सकते हैं, लीनियर के अलावा हमारे पास एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है। तो उसका तरीक़ेकार तो वही होगा, हम यहाँ पर वो सीखेंगे बेसिकली कि हम उसको ग्राफ किस तरह प्लॉट करेंगे किसी भी फंक्शन के लिए। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है e टू द पावर 3x, e की पावर 3x, इसका मतलब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाएंगे। लेट कर देंगे y एफ ऑफ एक्स के बराबर है, y इक्वल है 3 e टू द पावर 3x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब आप बारी बारी वो वैल्यूज़ रखो जिसको रखने से हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हमारे पास जो भी आप इनपुट वैल्यूज़ रखोगे किसी वैल्यू पर, किसी इनपुट पर, अगर फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है मतलब वो इसको हम लिमिट नहीं कह सकते, वो हमारी डोमेन नहीं होगी। ठीक है, ये भी हम साथ साथ सीखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू रखने पर हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन। यहाँ पर तो हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू अब माइनस से स्टार्ट करते हैं, -1 रखा है इक्वेशन नंबर 1, तो y इक्वल आ जाएगा e टू द पावर 3 इंटू -1। तो -1 पर हमें गिवन आ रहा है y इक्वल है 0.049। ठीक है, एक वैल्यू गिवन है। अब हम 0 रख के देखेंगे तो 0 के ऊपर है हमारे पास e टू द पावर 3 इंटू 0, e की पावर 0 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो हमने इनपुट ये है हमारी जो हम रख रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, y की वैल्यूज़ मिल रही है जिसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, e टू द पावर 3। कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे, देखो e हमारे पास जो नीचे ही हमारे पास कैलकुलेटर में गिवन होता है छोटा सा e लिखा होगा। अब अल्फ़ा दबा के जब वो बटन क्लिक करोगे तो आपके पास e आ जाएगा, उसकी पावर ले लो 3, आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है, पुट x इक्वल टू 2, अगर y इक्वल टू e टू द पावर 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखा तो हमारे पास 403.42 आ जाएगा। अब इसी पॉइंट्स को लेकर x और y की जो वैल्यूज़ है आप टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको देख के हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टेबल बनाया हुआ है आपके लिए। देखो हमने जब -1 रखा था ना तो ये वैल्यू आई थी, और 0 रखा तो हमारे पास 1 आया, 1 रखा तो हमारे पास 20 पॉइंट समथिंग आया, और 2 रखा तो
403.42 आया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो आप ये समझ लो कि हमारे पास ग्राफ कहाँ से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, वो ज़ीरो पर हमारे पास वन आया, ये हमारे पास वर्टेक्स कहला सकता है। तो हमने ज़ीरो पर वन रख दिया, यहाँ पर ग्राफ में देखते रहो। ठीक है, हमारे पास जब ज़ीरो था, एक्स ज़ीरो था, तो ये वन के ऊपर आया, थोड़ा सा हमारे पास ये ब्राइटनेस की वजह से छुपा हुआ है, यहाँ पर वन है। ठीक है, इसके यहाँ पर वन है और वहाँ पर 20 है, ऊपर 20 है हमारे पास। तो ज़ीरो पर वन आया तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लग गया। ठीक है, यानी कि वो वाई एक्सिस को 0,1 पर टच कर रहा है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जब हमने वन रखा था तो वन रखने पर हमें क्या मिला था, इस तरह वन रखने पर हमें 20 पॉइंट समथिंग मिला। ठीक है, एंड दैट टू रखने पर हमारे पास डायरेक्ट 400 लगा। आप इसको जब ग्राफ में बनाओगे तो अपना अपना स्केल थोड़ा सा छोटा रखना है, यानी वन स्मॉल बॉक्सेस पर आप जब 10 यूनिट रख सकते हो या वन स्मॉल बॉक्सेस को 20 यूनिट रख सकते हो। इस तरह के ग्राफ में हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हमें स्केल को छोटा रखना पड़ता है, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी आ रही है, 2 पर हमारे पास 400 तक जा रहा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ 2-3 पॉइंट्स इसलिए निकाले ताकि हमें कर्व का पता चल जाए किस तरह हमारे पास ग्राफ बन रहा है। अगर -1 रखते हैं तो देखो यहाँ पर जीरो को बिल्कुल करीब आ रहा है। देखिए -1 एक्स इनपुट किया तो जीरो के बिल्कुल करीब आ रहा है, लेकिन जीरो को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक ग्राफ में आपने जितने भी माइनस की -4 रखो, -5 रखो, वो बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.00 समथिंग वो वैल्यू दे देगा, लेकिन जीरो को कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक ग्राफ में हमारे पास एक्स की तो कोई भी हमारे पास रेंज जो है लिमिट नहीं है उसकी। हम रेंज जो है ये कह सकते हैं, सॉरी हमारे पास रेंज नहीं, डोमेन जो है हमारे पास प्लस की सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं, यानी हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो नीचे हमने ये भी डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है। आप माइनस में ज़ीरो भी रख सकते हो, माइनस में भी कोई वैल्यूज़ रखते हो, लेकिन हमारे पास जब वाई की जो है वो देखो वैल्यूज़, तो हमारे पास अपर जो कोई भी हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो से ऊपर है, लेकिन जीरो को टच नहीं कर रहा है, जीरो से अपर वैल्यूज तमाम के तमाम आ रही है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो आप समझ सकते हो। ठीक है, या हम इसको अगर इंटरवल में रखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, वाई बिलोंग कर रहे हैं ज़ीरो एंड प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल है, यानी ज़ीरो शामिल नहीं और इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होगा। यहाँ पर हमने इसकी ये वैल्यूज़ भी रखी, आप टेबल भी बना लेना और ग्राफ भी अच्छे से आप यहाँ पर बना सकते हो। द ग्राफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, अच्छा ये मैंने एक्स्ट्रा ही लिखा, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती वैसे। द ग्राफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट पे कर रहा है, 0 1 पे। ठीक है, 0 एक्स का और 1 हमारे पास वाई की वैल्यू है, बट डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स को टच नहीं कर रहा, इसलिए हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये कभी भी ज़ीरो वैल्यू नहीं देगा। इसलिए हमने कहा कि डोमेन हमारे पास रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर्स है, और जो रेंज होगी हमारे पास वो ज़ीरो से, जो ज़ीरो है ओपन इंटरवल, और हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी। राइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, तो हमारे पास 4 में इसकी पार्ट, अच्छा इसके कुछ पार्ट्स हैं ना हमारे पास। अगला पार्ट हम देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 3 log बेस 10 है एक्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला काम है हमने वाई लेट कर लेना, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो log है आपकी कैलकुलेटर में, जो भी log गिवन है वो बेस 10 का ही है। ठीक है, और जो ln है वो बेस ई के लिए। तो हमारे पास में आपने टेंशन लेने की जरूरत है। आप log दबाओ, जो भी x की वैल्यू रखोगे, मान लो पहले हम जीरो रख रहे हैं तो जीरो अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जीरो पर कोई वैल्यू नहीं देगा, आपको मैथ एरर दे देगा, और वहाँ पर अनडिफाइंड है, तो यानी हम x को जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, इसी लिहाज से शायद हमने -1 भी मैंने चेक किया था, -1 भी नहीं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो x इक्वल टू 1 रखा, हमारे पास जीरो दे देगा, और साथ ही साथ हमने ये वैल्यूज़ रख दी। ठीक है, हम जीरो से बड़ी रखेंगे, यहाँ पर हमने x को 0.5 भी रख के चेक किया, वो हमने माइनस वैल्यूज़ दे देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया, आप यहीं पर एक और, इससे पहले आप एक और बॉक्स बना लेना। 0.5 में हमें क्या वैल्यू दे रहा है, -0.90। अब इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, देखो हमारे पास अगर हम 0.5 से ही अगर बनाने स्टार्ट करते, क्योंकि मैंने पहले ग्राफ बना लिया था, यहाँ पे आप सीख लोगे। चलो, अगर हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या आया, जब 1 रखा तो हमारे पास 0 आया। ठीक है, ये टच कर रहा है यहाँ से। अगर 0.5 रखेंगे नहीं, यहाँ पर कहीं होगा 0.5, और वो क्या होगा, यहाँ पर 0.5 रखेंगे तो -0.9 आ रहा है, यानी कि वो इसके बिल्कुल करीब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल करीब आ जाएगा, लेकिन इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, वाई एक्सिस को, सॉरी, क्योंकि हमारे पास कितने भी आप, अगर आप जीरो के बिल्कुल करीब वैल्यू रख लो, 0.005 भी रख दो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके माइनस में बिल्कुल दूर चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर से देखो तो इसके बिल्कुल -0.91 के बिल्कुल करीब आ जाएगा। अगर आप वो रखोगे तो वो 2 के करीब चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर टच नहीं करेगा।
ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें 1 रखा तो 0 आया, 5 रखा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड 10 रखा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 15 रखा तो हमारे पास इस तरह 3.5 यानी 2 और 3 और 2 के दरमियान आ गया है। हमारे पास डोमेन में हमारे पास के पास जो भी हमारे पास डोमेन होगी वो x ग्रेटर देन 0 यानी 0 के अलावा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया है। ठीक है, 0 रख सकते हो, 0.1 या 0.2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 0 नहीं होगा इसमें शामिल। तो और जो रेंज है वो कोई भी मिल सकती है। देखो रेंज में हमारे पास देखो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मिल रही है और साथ में यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिलेगी। अगर आप 0 के बिल्कुल करीब अगर आप कोई वैल्यू रखोगे तो वो यहाँ से आगे चलता जाएगा, -3 भी दे देगा, -4 भी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये ग्राफ है, हम यहाँ से नोट कर लेना। तो पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है। अब वो y के लिए अपने सॉल्व करना है, फिर अपने बारी बारी x की वैल्यूज़ को पुट करने हैं। आपको कम से कम जो कर्व होता है ना हमारे पास, उसमें आपको स्ट्रेट लाइन में तो आपको 2 ही पॉइंट की ज़रूरत होती है। आपने 2 पॉइंट निकाल लेने तो आपको स्ट्रेट लाइन बन जाती है, लेकिन कर्व में आपको 5-6 पॉइंट निकालने पड़ते हैं। आपने कुछ पॉइंट्स रखने तब आपको अंदाज़ा होता है कि वो ग्राफ किस तरीके का बन रहा है। ठीक है, तो वो आप ट्राई कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 4 में देखो x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल है 1 के। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सॉल्व फॉर y यानी कि हमने y के लिए सॉल्व करना है। तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है, एलसीएम ले लिया। यहाँ पर हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल। ठीक है, अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे तो 25 को इधर मल्टीप्लाई किया, 16 को y² के साथ किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर हमारे पास 400 डिवाइड में था, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई के 400 बन गया। अब हमने देखो y को अलग करना है तो y को इधर ही छोड़ दो, 25x² को इधर ले जाओ। ठीक है, 400 माइनस 25 इंटू x² हो जाएगा। यहाँ से अगेन हमने 16 को यहाँ पर डिवाइड किया तो 400 डिवाइड बाई 16 25 आ जाएगा। ठीक है, एंड 25 डिवाइड बाई 16 इंटू x² लिख लिया। हमने y के लिए सोल्व करना है तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना यहाँ पर, तो y आ जाएगा +-25 अपॉन 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने जो भी इनपुट रखेंगे ना हमें 2 वैल्यूज़ मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पर देखो जब टेबल बनाया है तो प्लस माइनस में बनाया। आपने यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप टेबल बना रहे तो यहाँ पर आप शॉर्टकट इसी तरीके से आप वहाँ पर बोर्ड में भी सॉल्व कर सकते हो। 25 माइनस 25 अपॉन 16 x² है। अब x की वैल्यू मान लो मैंने 4 रखी तो हमें क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, अगर -4 रखेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। अब यहाँ पर 0 पे +0 -0 तो हमारे पास वो बराबर ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी इस तरह +-0 आता है, लेकिन वो 0 के ही बराबर होता है। अब हमने जब 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा +-5 मिलेगा, क्योंकि देखो ना प्लस माइनस आ रहा है। आप यहाँ पर सिर्फ सिंपल आपने कैलकुलेटर में ये फंक्शन डालना है और x की जगह आपने 0 रख देना है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। 1 रखने पर हमें क्या मिल रहा है +-4.8, -1 रखने पर हमें मिल रहा है +-4.8, यानी माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू सेम चल रही है। यहाँ देख रहे हो ना, प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस का 1 माइनस का 1, दोनों सेम आ रहा है। आप 2 रखो और -2 की भी वैल्यू यही मिलेगी। ठीक है, एक तो ये है कि हमारे पास जब माइनस इनपुट भी हम माइनस प्लस का रख रहे हैं तो भी सेम वैल्यूज़ आ रही है और 2 वैल्यूज़ मिल रही है, यानी -1 पर भी -+-4.8 और 1 पर भी +-4.8। तो आपको ग्राफ आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें हमने इसको देख के अगर पहचानना होता, देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है x² + y² इक्वल होता है r के। ये कौन सी हमारे पास इक्वेशन है? सर्कल की। तो ये भी सर्कल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको हम डिफरेंट इलिप्स के नाम से पहचानते हैं। यहाँ पर r क्या था, एक हमारे पास जो रेडियस था उसको हम डिफाइन कर रहे थे। अगर r1 है तो रेडियस 1 होगा, r2 है तो रेडियस 2 होगा। यानी सर्कल का साइज छोटा बड़ा होता है, लेकिन ये इक्वेशन किसकी होती थी? हमारे पास सर्कल की। अब देखते हैं इसके ग्राफ की तरफ। थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो गया होगा ग्राफ किस तरह बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ये ग्राफ है हमारे पास -4 से +4 क्यों जा रहे हैं? जब भी हमने अगर मैंने यहाँ पर -4 से छोटी और +4 से ऊपर रखा था तब वो अनडिफाइंड हो रहा था। तो मुझे ये पता चलेगा कि इसकी जो है हमारे पास डोमेन -4 से 4 तक है, जो और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये इंक्लूड है। ठीक है, तो जब हमने -4 रखा तो हमें क्या दे रहा था वो 0 दे रहा था। आप पीछे देख लेना, +4 रखा है तो भी 0 दे रहा था। ठीक है, आप यहाँ पर उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, टेबल में जाके अब देखो यहाँ पर, और जब हमने 0 रखा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमने यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 4 रखा, ये रखा 0 रखा तो हमारे पास +-5 दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने
ज़ीरो रखने पर अब यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है, ज़ीरो एक्स की वैल्यू ज़ीरो थी तो हमें क्या दे रहा है 5 और प्लस का और माइनस का 5 दे रहा है। ठीक है, मान लो आपने अगर आपने 1 रखा तो यहाँ पर कुछ 4.8 समथिंग दे रहा था यहाँ पर, और -4.8 समथिंग दे रहा था। जब अपने 4 तक आओगे ना, 3 2 3 एंड 4 तक आओगे तो ये ग्राफ यहाँ से आके यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, यानी प्लस का ग्राफ क्या बनेगा, यू बनेगा सेमी सर्कल, और माइनस का ग्राफ यू देगा आपको। तो ये दो अलग अलग ग्राफ, एक प्लस का एक माइनस का, तो इस तरह से ये हमारे पास सर्कल बन जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रेंज जो है +5 से -5 के दरमियान तक है। ठीक है, तो ये इससे ना +5 से बड़ी होगी ना -5 से छोटी होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये एलिप्स का था वैसे ग्राफ हमारे पास। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब हमारे पास जैसे हमने पैरामीट्रिक फंक्शन देख लिए वो क्या थे, x=80² और y=280। हमारे पास दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है एक तीसरे अल्फ़ाबेट टी से, जो कि हमारे पास पैरामीटर कहलाता है। अच्छा, ए भी हमारे पास है, लेकिन ए को हमने वैल्यू रखनी है कि =4। हमारे पास एक लिमिट डिफाइन की हुई है कि ये हमारे पास टी जो है -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा और लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, वो हमने लिमिट रखी है, हम उसी लिमिट के मुताबिक चलेंगे, और वो जो ग्राफ हमने हमारे पास लिमिट रखी है उसी के मुताबिक हम वैल्यूज़ रख के निकालेंगे। अब देखो, इसके दो तरीके थे। जो बुक का तरीका था वो भी मुझे आसान लगा था, लेकिन उसमें हमने वैल्यूज़ काफ़ी बार पुट करके अंदाज़ा लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आपको सिखा रहा हूँ, बुक के लिहाज से नहीं है ये। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देना है इसको, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे जाके देखते हैं हम टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर y/2a और इक्वल है टी है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेके हमने टी की वैल्यू ये निकाली है कि टी बराबर आया y/2a। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि हमारे पास टी थे, a t² थे हमारे पास, तो x आ जाएगा a। अब यहाँ पर टी की जगह हमने ये रख लिया, तो y/2a का स्क्वायर आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास y²/4a² हो गया। एंड देन हमारे पास a से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास y²/4a। हमने y के लिए सॉल्व करना है ना, तो ये याद रखो, हमने y के लिए सॉल्व करना है, तो आपको ये हमने y² इधर लिख लिया इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब यहाँ पर भी a की वैल्यू रख सकता था मैं, जो a की वैल्यू हमें वहाँ पर गिवन थी, आई थिंक 4 गिवन थी, लेकिन मैं यहाँ पर भूल गया, तो हम आगे जाके भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमने स्क्वायर रूट लिया इसका, y इक्वल आ गया ±√4ax। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इन अबव इक्वेशन, तो 4a ± आ जाएगा y इक्वल टू ±√16x। ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर देखें तो हमारे पास ये क्या इनपुट हमें दे रहा है कि इनपुट हम कौन कौन सा रख सकते हैं। हम रूट के अंदर कभी भी माइनस वैल्यू नहीं रख सकते, ये तो आपको पता है। अगर माइनस की वैल्यू रखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। हम ग्राफ में माइनस वैल्यू या कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हम यहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि हम रियल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं ना। ग्राफ हमारे पास रियल वैल्यूज़ होते हैं। देखो, हमारे पास एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू होती है। वो क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, वो रियल होते हैं। तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर लेंगे, तो 0 रखा हमारे पास, यहाँ पर हमें प्लस माइनस में मिलेगा अगेन, क्योंकि प्लस माइनस की वैल्यू आ रही है। अगर 1 रखेंगे तो प्लस माइनस का 4, 2 रखेंगे तो 5.6 प्लस माइनस का देगा, 3 रखें तो ये वैल्यूज़ देगा, 4 रखेंगे तो प्लस माइनस में 8 दे देगा। ठीक है, सिंपल से ये आपको चीज़ समझ में आ रही है। अब जब 0 0 रखा तो हमारे पास क्या है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 देखो, 1 रखते ही हमें क्या दे रहा है, प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, ऊपर भी देखते रहो हमारे पास, जब 1 रखा तो प्लस का 4 और माइनस का 4 दिया। इसी तरह हमने 4 रखा तो प्लस का 8 और माइनस का 8। जो भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ थी वो मैंने आपको रख के दिखा दी, और बीच वाली वैल्यूज़ भी अगर आप रखोगे तो यहाँ पर समथिंग 1 और 4 के दरमियान 2 होगा, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आ जाएगा आपका। लेकिन जो जो हमारे पास नंबर थे वो मैंने आपको यहाँ पर रख के दिखा दिया। अब ग्राफ में जब प्लॉट करोगे तो आपका स्केल सही से बना होगा, पर बॉक्सेस होंगे तो आप अच्छे से इसको बना सकते हो, राइट। तो सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर एक ग्राफ में अपने ये करना है कि स्केलिंग जैसे यहाँ दे रहे हो ना वैसे वहाँ भी दोगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आपने 2 लिखा है 2 बॉक्सेस के बाद, और यहाँ पर आप 2 बॉक्सेस के बाद 1 लिख रहे हो। नहीं, हमने स्केलिंग बराबर रखनी होती है। हमने क्लास लाइन में भी सीखा था, इसी तरह हम पैराबोला का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिंपल से इसका ग्राफ सीख लिया है, और इनपुट जो थे वो भी हमारे पास, ग्राफ बनाना जो है इसका बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम।
वो भी हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन का ही है, थोड़ा सा और डिफरेंट है हमारे पास, लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ से सीख लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये तरीका क्या है हमारे पास, अब इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है, एक्स इज इक्वल है ए सेक थीटा के, वाई इक्वल है बी टेंजेंट थीटा के। हमारे पास व्हेन ए हमारे पास क्या होगा 3 हो जाएगा, बी हमारे पास क्या होगा। अब ये भी आप पैरामीटर ही बोल सकते हो ए और बी को, जो भी हमारे पास वैल्यूज दी हुई, लेकिन हमारे पास कोई लिमिट नहीं दी हुई, थीटा की कोई लिमिट नहीं दी है। जब कब एग्जाम्पल में देखोगे वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से सॉरी माइनस पाई से प्लस पाई की लिमिट दी हुई थी, जब आपको वो लिमिट दे तो आपने उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को हमने यहाँ से क्या कर लेना, अलग कर लेना, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, थीटा को हम यहाँ पर अलग नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। हमने पहले इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया, और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए था, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड कर लिया, स्क्वायर ले लिया। अच्छा, स्क्वायर क्यों ले रहे हो आगे जाके आपको पता चलेगा, क्योंकि वो एक अलग इक्वेशन बन जाएगी आपके लिए, सर्कल जैसी इक्वेशन बन जाएगी, आपको आगे जाके देखेंगे। तो हमारे पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर बना, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन ले लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। यहाँ पर भी स्क्वायर किया दोनों को, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हम सब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और राइट में हमारे पास इसके लेफ्ट में क्या था वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को यानी इसको हमने इसके साथ माइनस किया, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई थिंक हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने गलत लिख लिया, 4 फ्रॉम 3 कर रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास अब ये क्या चीज़ बना रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। ये आपने जो इसी एक्सरसाइज के शुरू में आप बुक में देखोगे, आपको ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन है, वो फार्मूलाज होते हैं कुछ जो हमने पहले पढ़े थे। उसी तरह से हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आया। तो यहाँ पर ये चीज़ गिवन थी, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया था सिंस ये बराबर है तो यहाँ पर 1 रख दिया। अब हमारे पास ये चीज़ क्या बन रही है, ये बिल्कुल एक पैराबोला में हमारे पास क्या था, बीच में माइनस साइन के बजाय प्लस होता है। यहाँ पर हमने अब हाइपरबोला बना रहे हैं, तो हमारे पास बीच में क्या साइन होगा, हमारे पास माइनस का साइन होगा। जो ए और बी है हमारे पास पुट कर दो, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने पुट कर लिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको सॉल्व करने पर, आप जब सॉल्व करोगे इसको अच्छे से, तो हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 9। अब हमें y की वैल्यू निकालनी थी, बेसिकली हम y को आइसोलेट कर रहे थे यहाँ पर, ताकि हम ग्राफ के लिए कुछ वैल्यूज़ निकाल सके, ठीक है। तो हमने बाकी सबको यहाँ भेज दिया। अब वाई स्क्वायर को जब हमने रूट लिया बोथ साइड, तो हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आती है, आपको पता है 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 9। अब यहाँ पर आप आसानी से देखो, एक्स की वैल्यूज़ रखोगे तो आपको आउटपुट मिलता जाएगा, इनपुट रखोगे वैल्यूज़ को तो आपको आउटपुट की वैल्यूज़ निकलती जाएंगी, राइट। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो -3 रखा तो हमने, हमारे पास 0 मिल रहा है, -3 रखा तो हमारे पास अगेन 0 मिल रहा है। दो वैल्यूज़ मिल रही, लेकिन हमने प्लस माइनस 0 नहीं लिखते, हम सिंपली 0 ही लिखते हैं। यहाँ पर हमने देखो 4 रखा तो हमारे पास प्लस माइनस 3.5 और -4 में भी सेम मिल रही है, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ होते हैं, ठीक है। जो आप प्लस में रखेंगे और जो माइनस में रखेंगे, देखो हमारे पास सिमेट्रिक का मतलब है दोनों शेप जो है आपस में बराबर है, ठीक है, बिल्कुल मिरर की तरह। जो आप यहाँ पर इमेज लगाओगे वो सेम इमेज यहाँ पर भी बन रही है, इसलिए हमें प्लस माइनस में दोनों वैल्यूज़ मिलती है। 5 रखा तो हमारे पास 5.3 और -5 रखा तो माइनस प्लस 5.3 मिल रहा है, ठीक है। दोनों प्लस माइनस में हमें वैल्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर प्लॉटिंग में सिंपली आपने 3 पर अपने देखोगे हमारे पास 0 मिल रहा है, और माइनस का 3 पर भी 0 मिल रहा है। लेकिन अपने बीच में वैल्यूज़ अगर हम -3 से मान लो हमने बड़ा रखेंगे और 3 से हम छोटा रखेंगे, तो यहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा था। तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ जो इसकी डोमेन में है ये वाली हिस्सा हमारे पास शामिल नहीं है। जिस तरह हमने पहले सीखा था कि ये इस तरह बनेगा कि हमारे पास डोमेन लिख रहा हूँ, हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी कि -3 ओपन इंटरवल है, सॉरी क्लोज इंटरवल होगा, हमारे पास ये शामिल है ना। हम यहाँ पर रख लें क्लोज इंटरवल में हमारे पास आ जाएगी -3 से हम -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और ये यूनियन होगा किसका, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 और 3 से बड़ी प्लस इन्फिनिटी तक भी जाएगी, ठीक है। इस तरह आप यूनियन में लेके इसकी डोमेन लिख सकते हो। अभी डोमेन के बारे में नहीं पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा आपके लिए।
और हमारे पास ग्राफ जो है इस तरीके से इसका बन रहा है, देख लो। ठीक है, तो एक ही वैल्यू मैंने रख ली, क्योंकि हमारे पास अगर 4 रखेंगे तो आप समझ लो 4 में हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ी सी इसकी ग्राफ यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। जब अगेन आप 5 रखोगे तो थोड़ा सा और ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो कुछ पॉइंट जो है आप रख सकते हो ग्राफ पेपर में बना के, या इस तरह रफली आप कॉपी में ही बना लेना, कोई मसला नहीं है उसका। लास्ट हमारे पास जो है ग्राफ है, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आप फंक्शन को देख के ये नहीं समझिएगा कि मुश्किल है, ये इजी है बिल्कुल इसी तरीके से। बस हमें क्या दिया हुआ है, हेयर वी हैव अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, इनको कहते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर है तो उसकी लिमिट क्या दी हुई है, ये आगे उसकी लिमिट है। ठीक है, समझ लो हमारे पास एक्स को हम जो डोमेन है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि हम 1 भी रख सकते हैं, उससे छोटी वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, 0 -1 -2 इस तरह रख सकते हैं। और अगर फंक्शन 2x होगा तो उसको हमने x की वैल्यूज़ है जो डोमेन है वो हमारे पास x ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 शामिल नहीं है, 2 3 4 5 इस तरह वो वैल्यूज़ रख सकते हैं। हमने सिंपली क्या कर लेना है, मैं फंक्शन सिंपल है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है वो एक्स स्क्वायर के, वैन हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बाय कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल, हमने टेबल बना देना है। अब हमने 1 भी शामिल है तो 1 रखा, फिर हमारे पास ज़ीरो आना था, मैंने ज़ीरो यहाँ पर नहीं रखा, फिर -1 -2 -3, ज़ीरो भी तो रख सकते हैं ना, 1 से छोटा जितनी भी वैल्यूज़ है 1 और 1 से छोटी, तो ये वैल्यूज़ रखी। आपको पता है एक्स स्क्वायर लेना है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये वैल्यूज़ आ गई। कुछ वैल्यूज़ आप निकाल लेना 5 6, यहाँ से हम 2x की दूसरे की भी निकाल लेंगे, और ग्राफ एक ही ग्राफ में अपने एक ही जो अपने पेज बनाना है उसमें दोनों के हम जो है फंक्शन को प्लॉट करेंगे, तभी वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, उसका ग्राफ होगा व्हेन हमारे पास जब फंक्शन 2x था, x ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 के अलावा आप 2 3 4 जितनी भी बड़ी वैल्यूज रख सकते हैं। इसका टेबल हम यहाँ पे इस तरह बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लेट किया है फंक्शन y को एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 2x के बराबर था। अब यहाँ पे मान लो 2 रखा हमने, क्योंकि 1 नहीं रख सकते, उससे बड़ी 1.5 भी रख सकते हो, वैसे नहीं, हमने ज़्यादा इंटीजर कोशिश की इंटीजर रखूँ ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए हम किस तरह इसको प्लॉटिंग कर रहे हैं। 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो हमारे पास क्या आया, 6 आया। बस हमारे पास क्या था, 2x था, हमने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, जो हमने रेंज दी है उसी के मुताबिक आपने काम करना है। ठीक है, अब ग्राफ पर आ जाए इसके, तो ग्राफ सिंपल है, क्योंकि हमने पहला जो हमारे पास जो था y इक्वल टू 2x, क्योंकि हमारे पास लीनियर ग्राफ है, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हमने जब 2 रखा था तो क्या आई थी वैल्यू 4, 3 रखा तो हमारे पास 6, 4 रखा तो हमारे पास 8, इस तरह ये चलता जाएगा, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बाउंड कर लिया था, वो हमारे पास इससे आगे लिमिट नहीं थी, तो हम इस तरह ग्राफ भी इसी तरह ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, अब उसकी जो लिमिट थी हमारे पास 1 और 1 से बड़ी थी। ठीक है, 1 और 1 से सॉरी छोटी थी, 1 लेस देन ये थी इसकी हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये थी। जो हमने यहाँ पर x 1 रखा तो हमारे पास क्या आया, उसकी वैल्यू आई थी 1। ठीक है, जब -2 रखा तो हमारे पास आ गई 4, एंड -4 रखा तो हमारे पास क्या आ गई थी, यहाँ पर -4 रखा तो हमारे पास 8 आ गई थी। राइट, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी। हमारे पास क्या था, -5 रखा तो हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट ज़रा एक मिनट चेक कर लेते हैं हम पीछे जाके। इसकी जो थी ये थी हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर का, यस हमारे पास 1 रखा तो हमारे पास 1 आई थी, -1 रखा तो हमारे पास 1 आई, 0 पे 0, -2 पे 4 आ रही थी। राइट, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू जब -1 रखी तो हमारे पास 1 आई। राइट, तो -2 पर क्या आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। ये थोड़ा सा हमारे पास ग्राफ जो आगे पीछे हो गया, आपने देख लेना है कि जो है ग्राफ को आप अच्छे तरीके से बना लो, क्योंकि ये कर्व बनेगा। अच्छा, मैंने नीचे ड्रॉ भी किया, अगर आप पूरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ देखें तो वो इस तरह बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिमिट दी हुई थी कि आपने क्या कर लेना है, लिमिट यहाँ पर देख लो कि आपने x जो है लेस देन इक्वल टू 1 रखना है, इसलिए हमारे पास जो ग्राफ है वो हाफ बन रहा है, वो इस तरीके से बन रहा है, वो 0 को टच नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ वो इस तरह बनता है। नॉर्मली वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह बनता है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी, अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, या मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। और अल्लाह हाफिज़।